नमस्कार, NokingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अभी हाल में हमने श्रीलंका की दुर्गति देखी है और दुनिया में सब जानते हैं कि उसकी दुर्गति का कारण कर्ज था। श्रीलंका के अंदर उसकी जीडीपी का 100% कर्जा सरकार के ऊपर था और इस वजह से श्रीलंका को अपना काम चलाना मुश्किल हो गया। जितना बहुत सरकार की कमाई होती थी, टैक्स वैक्स से आती थी, वो सारी कमाई कर्जे चुकाने में चली जाती थी, ब्याज चुकाने में चली जाती थी। देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई और नई चीज़ें इंपोर्ट करने के लिए भी पैसा उनके पास नहीं रहा। बहुत सारे कर्जे हो गए थे। यही वजह से श्रीलंका डूबा। लेकिन आज मैं आपको दुनिया के ऐसे देश के कर्जे के बारे में बताने वाला हूं जिसको सबसे ज़्यादा शक्तिशाली दुनिया का राजा और पूरी दुनिया को कैपिटलिज्म देने वाला और पूरी दुनिया की जो आइडियल अर्थव्यवस्था है, आदर्श अर्थव्यवस्था की स्थिति है, वो देने वाला अमेरिका श्रीलंका से भी ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ है। और हम सिर्फ श्रीलंका अमेरिका के कर्ज की बात नहीं करेंगे, हम पूरा एक समझेंगे कि किस तरह से कर्ज का असर आबादी पर होता है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं और भी बहुत सारी बातें होंगी, थोड़ा भारत का भी जिक्र होगा। अमेरिका में संसद के सामने प्रस्ताव आया है और ये है कि वो वहाँ की जो कर्ज की सीमा होती है, हद होती है, एक सीलिंग लगी हुई है। वहाँ पे कानून के हिसाब से सरकार के ऊपर एक बंधन है कि आप इससे ज़्यादा कर्जा नहीं ले सकते। वो सीलिंग वहाँ छू गई है और अब सरकार के पास पैसे नहीं है देश चलाने के लिए। पता नहीं कहाँ कहाँ हथियार दुनिया, ताइवान से लेके और सब जगह दिए जा रहे हैं और उनके पास खुद के पास पैसे नहीं हैं और सरकार को और कर्जा चाहिए। और वो सदन से कह रहे हैं, संसद से कह रहे हैं कि भाई साहब आप जो है ना हमारा कर्जा थोड़ा सा और ये सीलिंग ऊपर कर दो ताकि हम कर्जा ले सकें। यानी कर्जा लेने की जो हद है अमेरिका की सरकार की, जिससे ज़्यादा वो कर्जा नहीं ले सकती, और वो है 31.4 करोड़ डॉलर। उतना कर्जा अमेरिका की सरकार ले चुकी है। अब हालत यह है कि उसको इमरजेंसी कदम उठाने पड़ रहे हैं भुगतान करने के लिए। और ऐसी स्थिति में वहाँ के जो वित्त मंत्री हैं जेनेट येलेन, उन्होंने कहा है कि उन्होंने कांग्रेस से कहा है कि आप अपने थोड़ा हमारी लिमिट बढ़ा दो ताकि हम कर्ज जो देश चलाने का दायित्व है उसको पूरा कर सकें, जो वित्तीय दायित्व है। इसके अलावा बाइडेन प्रशासन ने इसको लेके जब कांग्रेस के सामने प्रस्ताव रख दिया है, लेकिन उनका बाइडेन प्रशासन का और रिपब्लिकन्स का 36 का आंकड़ा, उनके बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। कांग्रेस में जब तक उनको बहुमत उस तरह से नहीं मिलेगा तब तक ये पैसा मंजूर नहीं होगा। यानी एक संकट में अमेरिका आ गया है। बाइडेन प्रशासन एक के बाद एक संकट में आते हैं और जल्दी से सदन के पास पहुंचते हैं, इमरजेंसी में पैसे दे दो, ये दे दो, नहीं तो क्या होगा, हम कर्मचारी को वेतन नहीं दे पाएंगे। वो स्थिति है। अभी फिर से वो स्थिति आई है। तो इसमें जो है, जब सहमति नहीं बन रही है, तो सहमति क्यों नहीं बन रही है? बाइडेन कह रहे हैं कि साहब हमको जो है वो कर्जा लेने के लिए सीमा बढ़ा दो। जो उनके विपक्षी हैं, रिपब्लिकन्स हैं, वो कह रहे हैं ये सब बात हम नहीं मानते हैं, आप ऐसे करके पैसे लेते जाएंगे। तो कह रहे हैं पहले एक काम करो, अपना खर्चा कम करने का प्लान लेके आओ कि भाई सरकार जो खर्चा करती है अपना, उसको कहाँ से कम करेगी। भाई आप ऐसा थोड़ी है कि आपको अंधाधुंध पैसे दिए जाएं, आप खर्चते जाओ। तो आप ये बताओ कि आप खर्चे को कैसे कम करोगे, क्योंकि आपकी आमदनी 98, खर्चा रुपया हो गया, तो आप इसको 12 आने लेके आओ। बाइडेन कह रहे हैं कि आप हमको जो है वो बगैर शर्त दे दो। और इससे दिक्कत बढ़ गई, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि अगर आप नहीं दोगे सस्ता कर्ज तो हम जो है वो आपको नहीं देंगे पैसे। अच्छा, रिपब्लिकन जो हैं वो कांग्रेस में बहुमत में है। आप सोचिए, संसद में किसी और का बहुमत है, राष्ट्रपति किसी और का है। और जीडीपी का जो आंकड़ा है वो जान के आपको आश्चर्य होगा, 100% नहीं है, 123% अमेरिका का पहुंच गया है। यानी पूरे अमेरिका का जो उत्पादन होता है वो अगर 100 रुपये होता तो 123 रुपये इनका कब्जा जो है केवल कर्जा हो गया है। और ये जो इनका कर्जा है
ये रकम जो है चीन, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन की सारी मिला लो आप सालाना जीडीपी, उससे भी ज़्यादा है। अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि इससे कोहराम मच जाएगा दुनिया में अगर सीमा नहीं बढ़ी। ये भी एक संकट है। अगर किसी वजह से सरकार डिफॉल्टर हो गई, क्योंकि अगर आप कर्ज की सीमा नहीं बढ़ाओगे, सरकार के पास लायबिलिटीज़ हैं, उसको बहुत सारे पेमेंट्स करने पड़ते हैं नियमित रूप से। अगर उसके पास पैसे नहीं हो और उसने किसी को भी पैसे देने से मना किया या कहा बाद में ले लेना, तो सरकार डिफॉल्टर हो गई ना, अपने वादे के मुताबिक पैसे नहीं दे पाई। तो अगर सरकार डिफॉल्टर हो जाती है तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, और इससे नुकसान क्या होगा इसको लेकर भी बातचीत चल रही है। देखिए, जो चीज़ें हम दुनिया में डिस्कस करते हैं अर्थव्यवस्था की, वो कहीं ना कहीं हर देश पे लागू होती हैं। भारत पे भी ये लागू होगी अगर यहाँ इतना कर्ज हो जाए तो। इसमें क्या है कि ब्याज एक तो तेजी से बढ़ेगा, जाहिर बात है जब कर्ज का क्राइसिस होगा तो। दूसरा, रिकवरी, जो अभी रिकवरी अर्थव्यवस्था की चल रही है, ब्याज बढ़ा के महंगाई को काबू किया जा रहा है, वो जो है वो रिवर्स हो जाएगी, यानी वो उल्टा उसका पहिया चलने लगेगा। रिसेशन आ सकता है, मंदी आ सकती है, और मिलियंस नौकरियां जाने का, मिलियंस मतलब 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 10 लाख के गुणक में नौकरियां जाने का खतरा हो जाएगा। और सरकार जिस जिस चीज़ का पेमेंट करती है, सोशल सिक्योरिटी का पेमेंट, सोचिए वो पेमेंट बंद हो जाएगा, पैसे नहीं आएंगे, कहाँ से आएंगे। इसके अलावा जो परिवारों को वहाँ सहायता मिलती है वो नहीं आएगी, जो फौजियों को रिटायरमेंट के बाद वेतन देते हैं वो नहीं मिल पाएगा, बहुत सारे सैनिकों को जो सहायता देते हैं वो नहीं दे पाएंगे, पेंशन मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए देना, और छोटे व्यापारियों को मिलने वाला कर्ज, ये सब प्रभावित होंगे। और ये सब चीज़ें प्रभावित होती तो आप ये कहेंगे भाई साहब कि श्रीलंका तो 100% जीडीपी में डूब गया, यहाँ तो 123% हो गया, तो आइडियल होता कितना? आइडियल होता 65%। तो फिर इतना ज़्यादा जीडीपी होने के बावजूद अमेरिका चले क्यों जा रहा है? तो इसको आपको समझना पड़ेगा। जो ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं उनका कर्जा अगर जीडीपी से थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है तो चल जाता है। कैसे? ऐसे कि आपको भले ही अभी तनख्वाह मिलती है 40,000 रुपये, और आपका जो खर्चा है महीने का वो ईएमआई मिलाने के बाद 45,000 हो जाएगा, तो बैंक ये सोच कर दे देगा कोई बात नहीं, अभी अगले साल आपको इंक्रीमेंट लगेगा तो आप चुका पाएंगे। तो क्या हुआ? आपकी आमदनी ग्रो कर रही है, आपका पास पैसा ग्रो कर रहा है। तो ऐसे में जो ग्रोइंग इकोनॉमीज होती हैं, इतना सिंप्लीफिकेशन भी आपको बताया है नहीं इन सब चीज़ों के मामले में, बहुत ये है कि तो जो ग्रोइंग इकोनॉमीज होती हैं उनके साथ भी यही होता है, उनकी जीडीपी बढ़ रही है लगातार, तभी तो ग्रोइंग है ना। जीडीपी बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा तो सरकार के पास पैसा आएगा। इसलिए जो बढ़ते हुए मुल्क हैं उन पे अगर कर्जा ज़्यादा हो जाए तो लोग चिंता कम करते हैं, लेकिन आदर्श स्थिति 65% वाली ही है। भारत में आप आ जाएं तो भारत में भी इस तरह की बात होती है, लेकिन देखिए जापान हो गया, अमेरिका हो गया, इसके अलावा और भी कई देश हैं जहाँ जीडीपी 100% से ज़्यादा है। फ्रांस, स्पेन, कनाडा जैसी अर्थव्यवस्थाओं में भी यही स्थिति है। लेकिन इन देशों के बारे में ये सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ आर्थिक संकट की खबरें भी थोड़ी बहुत आती रहती है, लेकिन वो ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसलिए जापान में 250% होने के बावजूद काम चलता रहता है। और भारत की जो स्थिति है इसको लेकर बहुत ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। खुश होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि भारत का आंकड़ा 100% का पहले ही पार हो गया है। हमारे देश का जो सरकार का आंतरिक कर्जा है, जो अमेरिका में कर्जे की बात हो रही है वो ऐसा नहीं है विदेशी कर्ज की बात हो रही हो, जो आंतरिक कर्जा है भारत का वो 52% पे पहुंच गया है, जीडीपी का 52%, यानी पूरे देश में जितना उत्पादन होता है उसका आधे से ज़्यादा कर्जा सरकार इंटरनल सोर्सेस से ले चुकी है। कैसे? सॉवरेन बॉन्ड जारी करती है, कभी कुछ करती है, बैंक से बोरो करती है, बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा राज्य सरकारें अंधाधुंध अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर में कर्जे ले रही हैं। प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है मतलब आपने पहले कहा भाई बजट में इतना खर्चा हमारा होगा और उतने में आप काम चलाओ, आपका काम नहीं चल रहा है तो आपने धीरे से जाके अपना एक आपको तनख्वाह आपकी 10,000 रुपये, आपका 10,000 में काम नहीं चल रहा है, धीरे से जाके आप घर में रखी हुई एक लोटा बेचा है। इसी तरह सरकारें, बहुत सारी राज्य सरकारें, कोई कचहरी बेच रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ गिरवी रख रही है और बोरो कर रही है दूसरे मीन से खर्चा। तो ये कर्जा इसमें अनप्लान्ड वाला शामिल नहीं है इस आंकड़ों में। 52% तो डोमेस्टिक हो गया।
62-63% आपका विदेशी हो गया, तो 100% से ऊपर पहले ही हम निकल चुके हैं। लेकिन IMF कहता है कि भाई ये जो है वो विकसित अर्थव्यवस्था है, इसलिए ये झटका झेल जाएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की स्थिति को IMF इतने कर्ज के बावजूद बेहतर बता रहा है। अब मैं उन आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा कि 14 से अब तक भारत का कर्जा कितना बढ़ गया है, किस तरह से हम 100% से ऊपर डेब्ट टू GDP रेशियो में चले गए हैं, यानी कर्ज और GDP के रेशियो में। मैं आपको उन सब चीज़ों पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बैठ जाएगा, इस पर वीडियो मैं अलग से बना चुका हूं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि सरकारों की जो आमदनी है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, और इस आमदनी को, इस घाटे का ठीकरा ज़्यादातर पूंजीवादी सरकारें गरीब आदमी के सर पे थोपती हैं। हम इनको खाद पे सब्सिडी दे रहे हैं इसलिए हम बर्बाद हो रहे हैं, हम इनको OPS दे रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम ले जा रहे हैं इसलिए हम बर्बाद हो रहे हैं, फ्री में अनाज बांट रहे हैं इसलिए हम बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो बहुत सारा कर्जा राइट ऑफ किया जाता है, अरबों खरबों रुपए का, उस राइट ऑफ किए हुए कर्जे को खरीदने का काम जो करते हैं वो सरकार के इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं। तो उधर से थोड़ा सा कम कर लो। रिटेल लोन तो डूबता नहीं है, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट के लोन सबसे ज़्यादा डूब रहे हैं बैंकों के। तो वो सब अगर कर ले सरकार, डूबता है तो सरकार ही पुजाती है ना इधर उधर से घुमा फिरा के, तो उसको अगर सरकार कंट्रोल कर ले, कुछ कर ले, खैर लेकिन ये भी अलग विषय। कुल मिला के आपको ये बताना था कि अमेरिका भी कर्ज में बुरी तरह डूबा हुआ है, और ये स्थिति जो है ये किसी भी तरह से दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। आने वाले जो मंदी के दिन होने वाले हैं उसमें देखिए, अमेरिका में हो सकता है उसको पैसे बढ़ जाएं, कर्जा ज़्यादा लेने की इजाज़त मिल जाए, फिर भी खर्चा तो उसको कम करना पड़ेगा। जब वो खर्चा कम बढ़ेगा तो उसको पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।